हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है पेनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी का डे 3। और मैंने कल जो है वो लिटरेरी टर्म्स करवाए थे, आज उनका पार्ट सेकंड है, यानी कि 20 कल करवाए थे, 20 आज करवा रही हूँ। और आई होप कि ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो रहे। और स्टार्ट करते हैं विद अ कोट एंड इज hard work pays off. Stay dedicated, be persistent, remain positive, dream big and conquer all you want. बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक चीज याद रखना है, डेडिकेटेड रहना है और हार्ड वर्क करना है और सही दिशा में हार्ड वर्क करना है, आलतू फालतू जगह नहीं। केवल और केवल आंखों को कष्ट नहीं देना है, दिमाग को भी देना है। आंखों को कष्ट देने का मतलब आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि चैनल चैनल घूमता फिरूं या घूमती हूँ और जो है कुछ ना मैं सीखूं। ऐसा मत करिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है स्टे ऑन इट और उसके ऊपर आप पढ़िए और मेहनत करिए। काफ़ी कम समय रह गया है। अगर देखिए मान के तो यही चल रहा है कि भाई में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी डेट्स चेंज कर ही नहीं है। स्टे डेडिकेटेड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे परसिस्टेंट। और जो है भाई देखो, हार्ड वर्क जो होता है और स्मार्ट वर्क, यही आपके सक्सेस को जो है वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, देखो ये हमारा हॉल ऑफ फेम है तो बहुत सारे सिलेक्टेड, पता नहीं कितने लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। लोगों को इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप ये देखें तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप इसमें सबसे पहले इसमें सुमन की देखिए, एक एवीएस की जो है वो टॉपर है, मतलब उत्तर प्रदेश की तो टॉपर है ये। और केवीएस में से 13th रैंक ली थी। उसके बाद कुछ बीपीएससी के हैं, कुछ के हैं, टेल्टी के हैं, मोर देन पता नहीं अभी तक के। मैंने जो स्टार्ट करा था, मैं आपको ये बताऊं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब मैंने स्टार्ट करा था कोचिंग, मैं स्टार्ट करा था दो, लेकिन मैंने जो अपना टीजीटी पीजीटी का स्टार्ट करा था इसलिए मैंने 18 से और 2018 में मैंने पहला जो मेरा पढ़ाया था वो था एलटी का बैच पढ़ाया। बहुत लेकिन वगैरह पे बिल्कुल, अगर कोरोना ना आता तो मैं, और 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे करना, तब हमको समझ में नहीं कैसे लोग बताया जाए। आई हैड 100 स्टूडेंट एट दैट टाइम एंड आ रहे 100 स्टूडेंट। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जब यूट्यूब पे आई तो पहला ऑनलाइन बैच जो निकला वो 2020 में लोगों ने एडमिशन किया था, लेकिन 2021 में, और दैट वाज इसमें ही हुआ एक पेपर हुआ, बहुत सारे लोग हुए। मतलब मेरे खुद के जो खरीद रखा था वो से पढ़ा वो भी। और अब 2022 में और उसके बाद भी जो एग्जाम्स होते रहे, डी ट्रिपल एस भी है और केवीएस मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाया, तो इसके अलावा भी जो भी मैंने पढ़ाए हैं तो फायदा हुआ है। एनवीएस में पाया और अभी क्या है एकलव्य, जो एक एकलव्य वाला जो मैंने करवाए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट सब लगभग जो है एग्जाम्स अभी तक हुए सब में यूपीएससी, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। फिर भी लोग मुझे कहते हैं हमने तो आपका नाम कभी सुना ही नहीं, हम तो आज एक्सीडेंटली आपसे टकराया। यार तुमको अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखती हैं? तो जो है देखिए, आप भले ही इस हॉल ऑफ फेम में, यानी कि डॉक्टर स्वाति शर्मा के बोर्ड पर आए या ना आए, लेकिन आप अपनी जिंदगी में हॉल ऑफ फेम जरूर अचीव करिए। दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू, वेदर यू नो मी और यू डोंट नो मी, लेकिन आप अपनी जिंदगी में वो चीज जरूर अचीव करें जो आप डिजर्व करते हैं। और इसके साथ ही एक, भाई आपका जो है एक चांस आपके हाथ से ना निकल जाए कि बताया नहीं, देखो ज्वाइन करना ना करना तो आपके हाथ में होता है। कोपम प्रैक्टिस बैच है, ये पीजीटी का प्रैक्टिस बैच है, वंडरफुल बैच है। वंडरफुल मैं अपने ही बैच को क्यों कह रही हूँ, तो एक तो मेरे जो प्रैक्टिस बैचेस है ना, मैं उनमें केवल और केवल ये नहीं क्वेश्चन दिखाया आंसर बताया, क्वेश्चन दिखाया, नहीं जी नहीं। आप ये देखो, ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, इनमें भी मैं जो है ना, मतलब बच्चों को वन लाइनर्स भी दे रही हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर उनके साथ डिस्कस करती हूँ, ग्रामर के भी बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस करती हूँ। और ये स्कोपम है। आपको करना क्या है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, अगर इफ यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट स्टोर में जाकर देखना है। इसके बाद हमारा ये पाइनियर वाला है, ये इसमें अब टेस्ट पेपर्स तो हो चुके हैं जितने होने, लेकिन हाँ इसमें मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्टूडेंट्स को, और मेरे स्टूडेंट सारी चीज ओएमआर पे करते हैं। भैया देखो ओएमआर से जो है वो हेल्प तो मिलती है, बाकी और चीजें तो और भी हैं, मगर अभी फिलहाल मैं दो ही चीजों के बारे में बताती हूँ। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट।
जो डे 3 का हमारा जो कल मैंने जो करवाए थे उसके आगे के लिटरेट टर्म्स हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच वर्ड। ये मेरी किताब के क्वेश्चंस हैं, मेरी किताब में है, वैसे आपको और जगह भी मिल जाएंगे भाई प्रीवियस है और इसमें, लेकिन मेरी किताब में इनका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि इससे पहले मेरी जो किताब है द पाथ टू विक्ट्री, उसमें जो लिटरेटम्स का एक पूरा लिटरेचर है, ग्रामर का इस तरीके से है, पार्ट्स हैं। लेकिन आप क्या करें, आप लोग तो मुझे जानते ही नहीं है ना एक्चुअली। अभी भी बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग मुझे जानते होते तो अभी तक भी क्या मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने हैं, 57,000 ही रहते। और बहुत सारे लोग जानते ही नहीं और उसके बाद जब ज्वाइन कर लेते हैं तो यूँ कहते हैं काश आप हमें पहले भी ली होती। क्या, जोक्स अपार्ट, ये इस ऐसा कह के ना मैं अपने दिल के दर्द को छुपा लेती हूँ, जोक्स अपार्ट, ये जोक था नहीं वैसे। खैर, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच। आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में जो है वो आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि इसमें जो है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस, ये थॉमस हार्डी का जो दिया हुआ कोट है, हैप्पीनेस यानी कि खुशी को कंपेयर किया गया है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी कि लाइफ को कंपेयर करा गया है ड्रामा से, में हैप्पीनेस को कंपेयर करा गया एक एपिसोड। जब कंपेयर कर रहे हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली? फटाफट आंसर दीजिए, आप सबको पता है इम्प्लाइड का मतलब होता है मान लेना, व्हेन वी गेस समथिंग, मान लेना जो होता है, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसे मान लिया जाता है? मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली या नन ऑफ। देखिए इसका आंसर है मेटाफर। मेटाफर में कंपेयर करते हैं, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है नहीं की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? apparently का मतलब होता है स्पष्ट रूप। ठीक है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच रियल मीनिंग और होता है, वर्ड्स कह रहे होते है ना कि जब जैसे एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, जो ये का एग्जांपल है, एंड द आंसर इज आयनी। आयनी है इसका एग्जाम्पल, मतलब आंसर। An Alexandrine is the last line of the Ottawa Rima, Spencerian stanza, Rhyme Royal या टर्जा रिमा। तो मैं अब आप लोगों को बताऊं एलेक्जेंड्रीन। एलेक्जेंड्रीन का मतलब होता है कि जिसमें जो है 12 सिलेबल जो लाइन होती है, 12 सिलेबल लाइन को बोला जाता है, ठीक है, एलेक्जेंड्रीन, और यानी कि 6 फीट को कहा जाता है। तो जैसे जैसे पेंटामीटर, हेक्सामीटर, इसको हेक्सामीटर भी कहा जाता है। 12 सिलेबल लाइन का एक और नाम होता है हेक्सामीटर। पेंटामीटर होता है, पेंटा मीन्स 5 फीट सिलेबल्स होते हैं, हेक्सा में 6 फीट सिलेबल होते हैं। किसकी होती है? स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा का मतलब 9 स्टेंजा होता है, और पहली 8 लाइन में जो है वो पेंटामीटर होता है, और जो 9th लाइन होती है वो अलेक्जेंडर, यानी कि 12 सिलेबल लाइन होती है। एफरिज्म मीन्स, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, एफरिज्म या बेकन इज नोन फॉर हिज एफरिस्ट स्टाइल, मीन्स अ लिविंग बीइंग बाय बोथ लैंड एंड इन। कई बार लोग क्या करते हैं, एक कॉमन सा बताती हूँ, एक कोई लंबा सा जो है आंसर लगा देते हैं। जो वो लोग करते हैं जो काम दे के देखेंगे वो वाला काम। देखो इट्स बीन 3 years, तो आप लोग में से जो तैयारी करके जा रहे हैं ना, ऑब्वियसली पेपर जो देना चाहिए पढ़ के देना चाहिए, दे के देखेंगे वाला कॉन्सेप्ट। The statement condensing much wisdom in few words is the quality of business, is an expression of society। तो देखो एफरिज्म का कम शब्द ज्यादा बात, ठीक है, जो एफरिज्म है, जैसे एपिग्राम, कहावत, जो कम शब्द को पेकन के होते हैं, इसको कहा जाता है एफरिज्म। अगर मैं इसको कहूँ कि
जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहना। अगर आपने बेकन के एसेज पढ़े हैं, सम बुक्स आर टू बी सम टू बी एंड सम टू बी डाइजेस्टेड कंप्लीट, तो बहुत कम शब्दों में उन्होंने सारी बात को कहा है कि कुछ किताबें केवल। अगर आप बेकन के एसेज एक लाइन का एक एक पैराग्राफ का जो बहुत कम शब्दों में बहुत ही वाली बात कहना, दैट इज कॉल्ड एफरिज्म। द आंसर इज बी। What is the term curtain raiser indicated in drama? One who raises curtain, a modern drama of serious nature, supernatural agency, a short play before the main play. Curtain raiser का मतलब क्या होता है कि ड्रामा से पहले जब कोई ड्रामा एक छोटा सा स्किट या कुछ किया जाता है तो उसे कहा जाता है कर्टेन रेजर। द आंसर इज डी। अ पैरोनिम इज, पहले आप यहां पर ये ऑप्शंस पढ़ लीजिए। A paronym is a use of a word in a sentence that doesn't properly belong to it, a clause or phrase, wedged into a sentence in passing, a word that is spelled and pronounced in the same way as another but means different context, और लास्ट वन है वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज द अदर। आई होप कि आपको इसका आंसर जो है वो पता है और आप आंसर देंगे भी, मुझे ये भी पता है। चलिए आई एम वेटिंग। और देखिए अब पैरानिम एग्जांपल होता है कि एक वर्ड्स दैट साउंड और लुक अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा अलाउड, अलाउड, देख रहे हैं? अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज द अदर। एक ऐसा शब्द जो स्पेलिंग जो है वो अलग है मगर प्रोनाउंस बिल्कुल सेम किया जाता है, उसे कहा जाता है पेरोनिम। दैट इज पेरोनिम। ठीक है, निम मीन्स होता है नाम। द आंसर इज डी। दैट इज डी। द आंसर इज डी। In a ballad, a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called. If in a ballad, a line or stanza, देखिए referential repetition, incremental repetition, just repetition, none of these. अगर कोई बैलेट जो होता है उसमें बेसिकली होता ये है कि जो लाइन होती है ना पहली वो हर उसमें लाइन रिपीट होती है, मगर जब लाइन सेम ना रिपीट होके थोड़े से चेंज के साथ रिपीट है तो उसको जो है ये जिसमें लिखा हुआ है विद एन एडिशन जो एडवांस स्टोरी को एडवांस करती है तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई बैलेड में वैसे लाइंस रिपीट लेकिन जब थोड़ा सा चेंज के साथ रिपीट होती है तो उसे इंक्रीमेंटल रिपीटिशन कहा जाता है। Which of the following statements is not correct with reference to ode? अब पहले पढ़ते हैं। पिंडार्स ओड आर एंकोमियास्टिक। एंकोमियास्टिक का मतलब होता है यानी कि तारीफ करने वाला। सही है जी। इन कंट्रास्ट टू द पैशंस, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड, होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कॉलोक्वियल। होरेशियन ओड जो होते हैं वो शांत होते हैं। कल ये वाला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन और भी था। द इरेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रे। Pindar's odes were written to praise and glorify someone. ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और डी भी। सी गलत है जी, क्योंकि इसमें इरेगुलर कॉलियन ओड कहा जाता है। इरेगुलर ओड ग्रे के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किए। Which of the following terms is applied to a dramatic representation of a serious and important action? देखो भाई सीरियस और इम्पॉर्टेंट एक्शंस जो होते हैं ना वो किस में होते हैं? ट्रेजेडी में होते हैं। ट्रेजेडी में होते हैं। कॉमेडी में तो होता है कि दिनों में एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट और ट्रेजेडी का जो अंत होता है उसे कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत।
Who among the following is given credit for the invention of the sonnet? चलो पहले sonnet के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि sonnet होता क्या है। वैसे तो आप सभी को सब कुछ पता है, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। sonnet 14 लाइन की पोएम होती है, ठीक है। sonnet जो होता है वो अलग अलग तरीके के sonnet होते हैं। पेट्रियार्कल sonnet होता है जो फर्स्ट 8 लाइन एंड 6 लाइन्स में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ये पेट्रियार्क स्टाइल जो है वो इन्वेंट करा था। पेट्रियार्क ने मतलब ये स्टाइल लाया था, और उन्होंने भी इंट्रोड्यूस नहीं करा था। पेट्रियार्क अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे। फिर उसके बाद इस सोनेट को इंग्लैंड में जो सोनेट को इंग्लिश सोनेट का रूप दिया, वो हालांकि विलियम शेक्सपियर ने नहीं दिया, मगर विलियम शेक्सपियर ने उसे पॉपुलराइज करा, तो शेक्सपियन सोनेट उसका नाम पड़ गया। यानी कि 3 क्वार्टरेंस और 1 काप्लेट, ठीक है जी। उसके बाद जो है एक आपका होता है कर्टेल सोनेट जो 10.5 लाइंस का हो। तो भाई जो सोनेट कहाँ से आया, इटली से आया है। और सोनेट को जो जिसे कहते हैं इन्वेंशन ऑफ सोनेट का जो श्रेय जाता है वो द लेंथिनी को जाता है, वो द लेंथिनी को। द आंसर इज ए। In ancient Greece, lyric poetry was also known as Pindaric poetry, Sapphic poetry, Hellenistic poetry, Melic poetry या Horatian। देखो भैया, एंशियंट ग्रीस में जो लिरिक होता है ना, बहुत ही पर्सनल होता है, एक सिंगल इमोशन बताता है, सब्जेक्टिव नोट रखता है, और ये किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, बेसिकली लायर के साथ। तो इसे मेलिक पोएट्री ही कहा जाता था। ग्रीस में इसे मेलिक पोएट्री के नाम से ही जाना जाता। आगे बढ़ते हैं। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन। मिस्ट्री प्लेज जो होते थे, देर में आपको बताया था कि जो ड्रामा का ओरिजिन है वो रिलीजन से है। ड्रामा का ओरिजिन रिलीजन से है, इसका मतलब ये है कि ड्रामा जो है वो कहाँ से लिया गया है, रिलीजन से आया है। लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित करने के लिए प्लेज हुआ करते थे, जैसे मिस्ट्री प्लेज होते थे। मिराकल प्ले मैंने आपको बताया था कि मिराकल प्ले जो है संतों के चमत्कारों की कहानियां होती। मिस्ट्री प्लेज बाइबल की कहानियां होती थी, और मिराकल और मोरालिटी प्लेज एलिगोरिकल प्लेज। So mystery plays were based on the stories from the Bible. That is, stories from the Bible. The literary term used to indicate the particular type of writing is called metaphor, symbolism, genre या cliche। देखिए भाई, जो लिखने का एक प्रकार होता है, एक विधा होती है, उसे कहा जाता है genre. That is genre. बहुत सारे लोग इसे genre भी कहते हैं, but that's a genre. What is the meaning of hamartia as used by Aristotle in his theory of tragedy? भाई hamartia का मीनिंग आप लोग तो समझते हैं ट्रैजिक फ्लॉ, लेकिन एरिस्टोटल ने किस सेंस में दिया था वो देखते हैं। ट्रैजिक एंड ऑफ द ट्रेजेडी, उसे कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ, ठीक है। रोल ऑफ द फेट अगेंस्ट द हीरो, अ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, और द फेटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। देखो भैया, पहले मैं आपको बताती हूँ हेमर्शिया का जो लिटरल मीनिंग है और जो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है, एरर इन जजमेंट या मिसिंग द मार्क। एरर इन जजमेंट या मिसिंग द मार्क। तब उनके हीरोज में तो कोई फ्लॉ होता ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट तो विलियम शेक्सपियर जी का दिया हुआ है, द फेटल फ्लॉ। तो वैसे आप देखिए, इनके जो क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रैजिक फ्लॉ और हेमर्शिया को सिनोनिमस मान लिया जाता है। तो आंसर इज डी। गोथिक नॉवेल्स डील विद, ये क्वेश्चन 2021 में इसी तरीके का आया भी था। गोथिक नॉवल जो है वो बेसिकली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, हॉरर, मेडिवल एज, कैसल्स और इन सब के बारे में बताते हैं। और कैसल ऑफ ओट्रांटो है, ये पहला जो है वो गोथिक नॉवल माना भी जाता है, द कैसल ऑफ ओट्रांटो, और इस वॉलपोल का। द आंसर इज हॉरर एंड सस्पेंस। Which of the following element is are correct about elegy? पहले दोनों elements पढ़ लीजिए। Elegy oriented in ancient Greece, where the Greeks judged this composition by its form and content. Elegy nowadays takes its name from its subject matter, not from its form. देखिए, इसमें वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट। मैं आपको एक बात बताऊं,
कि पहले क्या होता था कि जब एलईजी ग्रीस से ओरिजिनेट हुई है तब उस समय जो एलईजी को लिखने का मीटर होता था उसके हिसाब से किसी पोयम को एलईजी की कैटेगरी में रखा जाता था। ये फर्क नहीं पड़ता था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोयम, अगर वो उस मीटर में लिखी हुई है तो उसे एलईजी मान। लेकिन आज के समय में एलईजी जो होती है वो अगर किसी की मृत्यु पर विलाप करने के लिए बात जो है वो पेसिमिस्टिक होती है और अंत ऑप्टिमिस्टिक होता है तो उसे एलईजी माना जाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज व्हाई द आंसर इज सी, बोथ वन, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। Sensationalism and extravagant emotional appeal are the characteristic of which of the following dramatic forms? भैया देखिए एक बात है, मेलोड्रामा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, प्रॉब्लम प्लेज या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो जब बहुत ज्यादा धूमता ना वाला चीजें होती है ना, सेंसेशनल कि आगे क्या होगा आगे क्या, वो अगर ये धूमता ना आपके दिमाग में मैंने बोला और आपके दिमाग में कुछ आया कि धूमता ना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा। और आजकल आईपीएल वगैरह चल रहा है उसमें भी आप देखते हैं बहुत, इवन हर चीज में मेलोड्रामा अब होने लगा है, चाहे आप कुछ भी देखिए, चाहे आप जो है अब तो कुकरी शोज में भी होने लगा है। तो एक्स्ट्रा वेगेंट इमोशनल अपील, पहले मैं कभी खाना नहीं बनाती थी मगर अब जब से बनाना, तो ये मतलब ऑब्वियसली टू इवोक द सिंपैथी ऑफ द ऑडियंस, तो यहाँ पर और वो धूमता ना वाली चीज उसे कहते हैं दैट इज मेलोड्रामा। आंसर इज मेलोड्रामा। Which of the following poets propagated an idealistic but impracticable scheme called पेंटिसोक्रेसी in the early years? सबसे पहले मैं आपको इस टर्म के बारे में बताऊंगी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है कि यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी मतलब वेयर ऑल आर इक्वल, नो वन इज no one will be categorized on the basis of caste, money or all that thing. यूटोपियन सोसाइटी का मतलब everyone is equal, तो अपने आप में एक यूटोपियन आइडिया है। तो देखिए ये पेंटिसोक्रेसी का ये जो कॉन्सेप्ट दिया था अपने अर्ली ईयर्स में, ये दिया गया था कॉलरिज जी के द्वारा, जब बेसिकली उनको भी ये चीज तब सूझी थी कि जब उन्होंने देखा कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है एंड माइटी वर द ऑक्सिलियर्स, तो उनको लगा शायद एक एक जो है एक मोनोपोली खत्म करके मोनार्की की जो है एक साम्राज्य आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। दैट इज एसटी कॉलरेज ने ये आइडिया जो है वो इसको है उसको प्रोपगेट किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, Alexandrine, a line of 6 iambic feet is found in which of the following stanza types? ये उसको थोड़ा सा वो वैसे ही है, क्वेश्चन अभी बीच में भी आया था तो मैंने आपको बताया 6 iambic feet। 6 iambic feet का मतलब होता है पहला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। आयम्बिक को राइजिंग मीटर भी कहा जाता है। ये मैं कभी कभी मैं कोई चीज़ अगर बार बार बोलती हूँ ना तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो राइजिंग मीटर कहा जाता है 12 सिलेबल की जो है वो लाइन, जिसे 6 आयम्बिक फीट कहा जाता है, किसमें पाया जाता है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये भी जो है लिटरेरी टर्म्स जो हैं ये आपको समझ में आए। और अब इसके साथ ही हम लोग जो है नेक्स्ट सेगमेंट जो है देखती हूँ कि आगे ही मैं चल रही हूँ तो देखती हूँ आप आगे क्या लेती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं कल।